आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सुनने में लिटरली किसी फिक्शन जैसी लगती है। सोचिए, एक चुपचाप रहने वाला मैथ्स प्रोफेसर वॉल स्ट्रीट को ऐसी मात देता है कि सब हैरान रह जाते हैं, और वो भी बिना किसी फाइनेंस डिग्री या टिपिकल वॉल स्ट्रीट बैकग्राउंड के। फाइनेंस की इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये कहानी सच में बहुत शांत और सोचने पर मजबूर करने वाली है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर एक कोड ब्रेकर ने स्टॉक मार्केट को हैक कैसे किया। एक बार इस फिगर पे ध्यान देते हैं, 105 बिलियन डॉलर्स। अब ये किसी छोटे देश की पूरी इकोनॉमी का साइज नहीं है और ना ही किसी बड़ी टेक कंपनी का रेवेन्यू। ये एक्चुअली लगभग 30 साल के करियर में बनाया गया टोटल प्रॉफिट है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि जिस इंसान ने ये मैसिव वेल्थ क्रिएट की, उन्होंने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रूल बुक को पूरी तरह से विंडो के बाहर फेंक दिया था। इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बजाय उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिम साइमंस की। ब्रुकलाइन की एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले जिम का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा। शुरू में MIT में इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, यहाँ तक कि कुछ टेस्ट में फेल भी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मैथ्स पर ऐसी पकड़ बनाई कि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए। सिर्फ 2 साल में बर्कली से अपनी PhD कंप्लीट कर ली और 1960s आते आते हार्वर्ड में एक इनफॉर्मल प्रोफेसर बन चुके थे। एक ऐसा प्रोफेसर जो क्लासेस में बिना सॉक्स पहने चले आते थे। पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते थे। उन्हें लगने लगा था कि लाइफ का एक सेट पैटर्न बन गया है और उन्हें लगातार एक नया चैलेंज चाहिए था। ये जो बेचैनी और नंबर से लगाव था ना, ये उनमें बचपन से ही था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे, उनके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि वो 1024 नंबर से शुरू करके नंबर्स को लगातार हाफ करते हुए नीचे जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त उन्हें जीनोस पैराडॉक्स का कोई आइडिया नहीं था, पर उनका दिमाग नेचुरली इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा था। बेसिकली जीनोस पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर किसी डिस्टेंस को लगातार हाफ किया जाए तो मैथमेटिकली मंजिल पर पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है। उनका माइंड ऐसी ही एब्स्ट्रैक्ट पहेलियों को सुलझाने के लिए वायर हुआ था। तो अब आते हैं हमारे पहले मेजर फेज पर, क्रैकिंग द कोल्ड वॉर, द अल्टीमेट मैथ पजल। बात है 1964 की, जब साइमंस ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस यानी IDA ज्वाइन किया। ये US गवर्नमेंट का एक एलीट और सीक्रेट ग्रुप था जिसका मेन टास्क था कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत स्पाई कोड्स को ब्रेक करना। IDA का वर्क कल्चर काफी ओपन माइंडेड था। वहां एक फिलॉसफी चलती थी कि बैड आइडिया इज गुड, गुड आइडिया इज टेरिफिक और कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। इसी फ्री माहौल में साइमंस ने एक अल्ट्रा फास्ट एल्गोरिथम डेवलप किया। एक बार जब CIA ने नोटिस किया कि सोवियट्स ने गलती से एक इनकरेक्ट सेटिंग के साथ कोडेड मैसेज भेजा है, तो साइमंस और उनके कॉलीग्स ने अपने नए मॉडल की मदद से उस मैसेज को सक्सेसफुली डिकोड कर लिया। इस एक इंसिडेंट ने उन्हें कोड ब्रेकिंग की दुनिया का रॉक स्टार बना दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सक्सेस भी बहुत लंबी नहीं चली। 1968 में जब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, उनका ये इंटेलिजेंस करियर अचानक से खत्म हो गया। उन्हें उनके रोल से फायर कर दिया गया। रीजन ये था कि उन्होंने ओपनली वियतनाम वॉर को अपोज किया था, तो एक बार फिर उन्हें वापस यूनिवर्सिटी टीचिंग में आना पड़ा। लेकिन उनका दिमाग अभी भी शांत नहीं था। वो अभी भी किसी नए और बड़े चैलेंज की तलाश में थे, कुछ ऐसा जो उन्हें सच में मैसिव वेल्थ बनाकर दे सके। और यहीं से शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर, हैकिंग द स्टॉक मार्केट, अ न्यू काइंड ऑफ कोड। 40 साल की उम्र में जब लोग यूजुअली अपनी लाइफ में सेटल होकर आराम चाहते हैं, साइमंस ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने स्टॉक मार्केट को हैक करने की सोची, पर उनका अप्रोच बाकियों से टोटली अलग था। एक तरफ ट्रेडिशनल वॉल स्ट्रीट थी जो कंपनी की अर्निंग्स, कॉर्पोरेट न्यूज और फंडामेंटल्स पर फोकस करती थी। साइमंस ने इन सबको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने मार्केट को किसी बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल सिस्टम, एक प्योरली मैथमेटिकल पजल की तरह देखा जिसके 8 अंडरलाइंग स्टेट्स हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मार्केट किसी स्पेसिफिक स्टेट में क्यों है। उनका सिस्टम सिर्फ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता था और ऑटोमेटिकली उन पर मैथमेटिकल बेट्स लगाता था। अपने इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने आइडिया के अपने पुराने कलीग लियोनार्ड बॉम के साथ पार्टनरशिप की और बॉम वेल्च एल्गोरिथम का यूज किया। इसका बेसिक प्रोसेस बड़ा क्लियर था। पहले पास्ट इवेंट्स की एक चेन को एनालाइज करो, फिर उनके बेसिस पर प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करो और फाइनली आउटकम प्रिडिक्ट करो। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्हें सिस्टम के एक्चुअल रूल्स पता होने की जरूरत नहीं थी। ये कुछ ऐसा है कि आपको बेसबॉल के रूल्स ना पता हो, पर सिर्फ प्लेयर्स के मूवमेंट पैटर्न्स देखकर आप अगला मूव गेस कर लें। इसी प्रिडिक्टिव मैथ का यूज करके उन्होंने ब्रिटिश पाउंड पर बेट्स लगाए और काफी पैसा कमाया, जबकि उन्हें यूके की पॉलिटिक्स या इकोनॉमी की कंप्लीटली जीरो नॉलेज थी। पर अब देखते हैं इस स्टोरी का दूसरा साइड, द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, जब मैथ फेल होता है।
सुनने में लगता है कि इनका फॉर्मूला डे 1 से ही सुपर सक्सेसफुल हो गया था, पर रियलिटी ऐसी नहीं थी। इनकी पहली कंपनी मोनोमेट्रिक्स जल्दी ही एक काफी डार्क और स्ट्रेसफुल फेज में चली गई। एक टाइम आया जब उनका एल्गोरिदम प्रैक्टिकली फेल होने लगा। गोल्ड मार्केट क्रैश के दौरान उनका सिस्टम लो प्राइस पर गोल्ड बाय तो कर रहा था, लेकिन जब गोल्ड $865 पर आउंस के पीक पर पहुंचा तो एल्गोरिदम टाइम पर रिएक्ट करके सेल नहीं कर पाया। मार्केट अचानक क्रैश हुआ और प्राइसेस सीधा $500 पर आ गिरे। सिर्फ इस एक डिले की वजह से कंपनी को डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा था। वो प्रैक्टिकली कोलैप्स होने की कगार पर खड़े थे। इस एक्सट्रीम प्रेशर और डेली लॉसेस ने साइमंस को एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक दी। उन्हें रियलाइज हुआ कि इंसान का दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली स्लो और इमोशनल होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक और ग्रीड हमेशा लॉजिकल डिसीजंस को खराब कर देते हैं। तब उन्हें समझ आ गया कि अब पूरी तरह से अर्ली कंप्यूटर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें जीरो इमोशंस हो और अटर एक्यूरेसी हो। एक ऐसी मशीन जो बिना थके, बिना घबराए, सिर्फ डेटा के बेसिस पर फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में डिसीजन ले सके। अब इन मशीन्स को स्मार्ट बनाने के लिए जरूरी था कि उन्हें हिस्टोरिकल डेटा फीड किया जाए। पर अर्ली 1980s में आज जैसा इंटरनेट तो था नहीं। ये प्रोसेस बहुत ही एग्जॉस्टिंग, ग्रिटी और फिजिकली डिमांडिंग था। उन्होंने लिटरली वर्ल्ड बैंक की मैसिव प्रिंट बुक्स इकट्ठी की, कमोडिटी एक्सचेंजेस से आने वाली पुरानी कनेजियो टेप्स जमा की और यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के करेंसी रिकॉर्ड्स तक ढूंढ निकाले। इस सारे फिजिकल पेपर बेस्ड डेटा को मैन्युअली महंगे कंप्यूटर्स में फीड किया गया ताकि सिस्टम हिडन पैटर्न्स ढूंढ सके। और प्रेजेंट मार्केट को ट्रैक करने के लिए उन्होंने लाइव हाई स्पीड कनेक्शंस भी सेटअप किए। डेटा और मशीन्स अब रेडी थे। अब बारी थी द रेनेसांस ब्रेक थ्रू की, असेंबलिंग द बेस्ट माइंड्स। अपने इस नए विजन के साथ उन्होंने कंपनी को रीब्रांड किया और नाम रखा रेनेसांस टेक्नोलॉजीज। यहीं से फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी मेडालियन फंड की शुरुआत हुई। लेकिन साइमंस बहुत अच्छे से जानते थे कि वो अकेले इतने मैसिव स्केल पे ऑपरेट नहीं कर सकते। उन्हें दुनिया के बेस्ट माइंड्स की जरूरत थी। साइमंस के पास अपना विजन और डेटा स्केल करने का आइडिया था। बाम अपनी प्रिडिक्टिव मैथ और एल्गोरिथम्स लेकर आए। जेम्स हैक्स उनके मॉडल्स को डायनामिक बनाया। और जब सिस्टम में टेक्निकल ग्लिचेस आने लगे तो उन्हें फिक्स करने के लिए आईबीएम के फॉर्मर इंजीनियर रॉबर्ट मर्सर को बुलाया गया। जब ये सारे ब्रिलियंट माइंड्स एक साथ मिले तब जाके वो परफेक्ट मशीन तैयार हुई। और इस इनक्रेडिबल टीम वर्क का फाइनल रिजल्ट क्या था? 60%। पूरे 1990s के दौरान इस टीम ने लगभग 60% का एवरेज एनुअल रिटर्न जनरेट किया। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट यह है कि उस पूरे डेकेड में उनका एक भी साल लॉस में नहीं गया। 0 लूजिंग ईयर्स। ऐसा प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंस की हिस्ट्री में बिल्कुल अनहर्ड ऑफ था। यह कुछ ऐसा था जो वॉल स्ट्रीट के बड़े से बड़े वेटरन्स ने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन इतना पैसा अपने साथ कुछ और भी लाता है, द पॉलिटिकल डिवाइड, जब वेल्थ डिफरेंसेस को एम्पलीफाई करती है। एक बहुत पुरानी और सच्ची बात है कि पैसा किसी को बदलता नहीं, बल्कि वो जो ऑलरेडी हैं उसको और मैग्नीफाई कर देता है। जब इस टीम के पास इमेंस वेल्थ आई तो उनके बीच की डीप आइडियोलॉजिकल दूरियां भी बाहर आने लगी। एक तरफ जिम साइमंस थे जिन्होंने अपनी वेल्थ से प्राइमरीली डेमोक्रेटिक कैंपेन्स और हिलरी क्लिंटन को फंड करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट मर्सर थे जिन्होंने अपना पैसा राइट विंग मूवमेंट्स और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को बैक करने में लगाया। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस आगे चलकर इतने गहरे हो गए कि 2016 आते आते टेंशन काफी बढ़ गई और इवेंचुअली मर्सर को फंड से स्टेप डाउन करना पड़ा। अगर हम इन बातों से थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखें तो क्लियर होता है कि जिम साइमंस का विजन सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक ही लिमिटेड नहीं था। उनकी इस अप्रोच ने प्रैक्टिकली क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का आविष्कार किया। आज के टाइम में दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स अपना गेम प्लान बिना डेटा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नहीं बनाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दिया, मैथ फॉर अमेरिका जैसी ऑर्गेनाइजेशंस शुरू की और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए साइमंस फाउंडेशन बनाई। एक इंसान जो नंबर से शुरू हुआ था, उसने रियल वर्ल्ड में लगभग हर फील्ड को बदल कर रख दिया। तो इन सब चीजों को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। अगर हमारी पूरी दुनिया, हमारे डेली डिसीजंस और हमारा कॉम्प्लेक्स मार्केट बेसिकली सिर्फ नंबर्स और डेटा के खेल हैं जो डीकोड होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आगे आने वाली सबसे बड़ी पजल क्या होगी? जिम साइमंस ने चुपचाप दुनिया को दिखा दिया कि मैथ किस तरह बैकग्राउंड में बैठकर सब कुछ कंट्रोल करता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी लाइफ के और ऐसे कितने हिस्से हैं जिन्हें शायद आने वाले टाइम में कोई नया एल्गोरिदम ऐसे ही क्वाइटली ब्रेक कर देगा।